Hi, hustle because being lazy is too expensive. Today is 11th of November 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. Rapid GK yesterday questions के answers हैं. Before that, Chirmiri Hill Station is located in Chhattisgarh. World's largest peninsula Arabian Peninsula है. लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने एडिट किया था न्यूज़पेपर केसरी. ऑपरेशन पोलो 1948 में हुआ था. इंडियन आर्मी ने किया था हैदराबाद कैंपेन. काकोरी ट्रेन रॉबरी 1925 में हुई थी. द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ. दिस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी जी. आज के सवाल हैं. विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड सस्टेनेबल अर्बन कूलिंग हैंडबुक. What is the name of the festival celebrated across Bihar, Jharkhand and UP in November and dedicated to sun god? Pattachitra is a popular art form of which state or UT? Lucknow session of Indian National Congress that took place in 1916 was presided by whom? At which place the famous bull seal of Indus Valley civilization was found? So these are 5 questions for today. आज की वोकैबुलरी है एब्स्टिनेंट मतलब संयम. गिवन टू और मार्क्ड बाय रिस्ट्रेंट इन द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस एपेटाइट्स. वॉल्यूशन मतलब होता है इच्छा शक्ति. द फैकल्टी और पावर ऑफ यूजिंग वंस विल. डिसग्रंटल्ड है असंतुष्ट है, एंग्री और डिससेटिस्फाइड. ग्रैंड्योर का मतलब होता है शान, स्प्लेंडर, इम्प्रेसिवनेस, सेंट्रल विस्टा. Variegated मतलब it is diversified, marked by a variety of usually vivid colors. So these are vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं. MP led स्कीम वापस आई है, ऑल्दो इसमें कट्स हुए हैं, बट दिस स्कीम इज बैक. विल गेट टू नो व्हाट इज MP led स्कीम और लास्ट ईयर जब इसको बैन किया था, हटाया गया था, उसके रीजंस क्या थे. विल हैव अ नोट. देन दिस इज अबाउट अर्जेंट हेल्प फॉर अफगान NSA मीट. ऑनलाइन सर्टिफिकेशन, स्मॉल फार्मर्स, सैपलिंग्स वोंट बी प्लांटेड इन सेंट्रल विस्टा. बीटेक अब हिंदी मीडियम में. कम अप विद मेजर्स टू इरेडिकेट मैनुअल स्केवेंजिंग. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको हम डिटेल में देखेंगे. देन दिस इज कलारी बैक ऑन ट्रैक पोस्ट लॉकडाउन. ये कोरिंगा की फिशिंग कैट है. इन्वेस्टिगेट करें डील को. डेथ बाय हॉस्पिटल फायर एडिटोरियल टेक. द केस फॉर डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया. डीमोनेटाइजेशन. द रेड ट्रुथ ऑफ चाइनाज कॉमन प्रॉस्पेरिटी डिस्कोर्स. फॉसिल फ्यूल. स्लोगन नो लॉन्गर सेक्टेरियन. आर्म्ड फोर्सेस को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं एंड व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड. विल हैव अ टॉक. ओवर कंस्ट्रक्शन, चार धाम, ट्रेड प्रोजेक्ट्स विद USA. दिस इज दुबई एयर शो और इंडिया की टीम यहाँ पार्टिसिपेट कर रही है. नेपाल के आर्मी चीफ हैं. दिस इज नेवी रेस्क्यू एबिलिटी ऑफ सबमरीन. पॉलिश बॉर्डर. पॉलिश बॉर्डर में जो माइग्रेंट इन्फ्लक्स हो रहा है उसके रीजंस क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं यूरोपियन यूनियन में. द डिस्टेंट ड्रीम ऑफ अ क्लियर स्काई. FCRA पे टेक है. दिस इज टेक्स्ट एंड नंबर्स. Today's quiz and this is Indian Express news items. So today we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express both are Delhi edition. See, ये फ्रंट पेज में फर्स्ट न्यूज़ है. यूनियन कैबिनेट ने ब्रिंग्स बैक किया MP लेड स्कीम को, बट 2 करोड़ ही इसमें अजाइन होंगे. पहले इसमें 5 करोड़ होते थे. तो लास्ट ईयर MP लेड स्कीम को क्वॉश कर दिया था, स्टे लग गया था. अब वो स्कीम वापस आई है, बट अब 5 करोड़ की बजाय 2 करोड़ रुपए यहाँ पे अलोकेटेड होंगे. द स्कीम वॉज सस्पेंडेड फॉर 2 फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 21-22, बट गवर्नमेंट ने पार्शियल रोल बैक किया है. पार्शियल रोल बैक मतलब 5 करोड़ की बजाय 2 करोड़ रुपये में ये स्कीम कंटिन्यू रहेगी. इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया. आई एम हैप्पी टू स्टेट दैट सिंस वी आर ऑन द रोड ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी, मैनी सेक्टर्स रिपोर्टिंग अ पॉजिटिव ग्रोथ. तो यूनियन कैबिनेट ने डिसाइड किया है MP लेड स्कीम वापस फाइनेंशियल ईयर 21-22 का पार्ट बनेगी. तो 20-21 में ये क्वॉश हो गई थी, 21-22 में रिटर्न्स, बट अब 5 करोड़ की बजाय 2 करोड़ इसका आउटले होगा.
अब हम इस स्कीम को रिवाइज करते हैं। तो सी, जब ये स्कीम को सरकार ने हटाया था तो हमने 16 सितंबर 2020 को बड़े अच्छे से इस टॉपिक को देखा था। दिस इज़ वाई आई कीप ऑन टेलिंग कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए तो विद नोट्स पढ़ना चाहिए, अदरवाइज रिटेंशन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द नोट्स ऑफ 16 सितंबर 2020। आज उस दिन भी हमने रैपिड जीके देखा था, चाइना मैसिव ट्रूप्स, मेडिकल ऑक्सीजन, मॉनसून, प्लास्टिक पेन्स, एनजीटी। देन डेंगू तब भी फैल रहा था, बिवेयर ऑफ द बाइट, वीनस इन फोकस था, इम्पेडिमेंट्स इक्वल प्रोडक्टिविटी डिग्निटी, ये भी काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, डिसेबिलिटी रिलेटेड, सोसाइटी, स्टैंडिंग कमिटी, डीआरएससी, टेन्योर, माइग्रेंट, और ये स्कीम थी एमपी लेड स्कीम। ये नोट है 16 सितंबर 2020 का। अब सी, इस दिन हमने पढ़ा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। नाम क्या है फुल फॉर्म? एमपी मतलब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कहाँ के? संसद के, राज्य स्तर नहीं, संसद, लोकसभा और राज्यसभा जो भी पार्लियामेंटेरियन है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो ये स्कीम बनी थी 23 दिसंबर 1993 को। जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो रिकमेंड कर सकते हैं डेवलपमेंट वर्क इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो जो संसद होती है, सांसद होती है, वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के जाते हैं। तो जो सांसद रिकमेंड कर पाएगा कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी भी टाइप का डेवलपमेंट वर्क, तो वो होगा एमपी लेड स्कीम। जो डेवलपमेंट वर्क है उसका रिकमेंडेशन तो संसद कर रहा है, सांसद कर रहा है, बट उसका जो वर्क है, अलोकेशन है, काम जो करवाएगा, वो डिफरेंट अथॉरिटी होगी। तो मतलब जो रिकमेंडेशन है कि जैसे यहाँ पे एक पार्क लगाइए, यहाँ पे पीने का पानी की व्यवस्था करिए, लाइक दैट, ये वर्क जो होगा वो रिकमेंडेड बाय दिस सांसद होगा। तो इससे क्या होगा, 5 करोड़ का एक आउटले दिया, हर सांसद 5 करोड़ रुपये वेलफेयर के लिए, ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स बनाने के लिए जो लोकली नीड है उसके लिए रिकमेंडेशंस दे सकता है। तो ये इसकी वेबसाइट थी, 93 में आया, पीवी नरसिम्हा राव साहब ने इसे लॉन्च किया, प्राइम मिनिस्टर थे देन, और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर काम करती थी। तो 93 से ये वर्क चला आ रहा था। बात आती है 2015 की, बिफोर दैट 2020 की, जब कोविड-19 आया। अब ये वर्क कैसे करती थी? तो एमपी लेड स्कीम में एमपी जो है, सांसद है, वो रिकमेंड करता है डेवलपमेंट प्रोग्राम 5 करोड़ रुपए का एवरी ईयर इन देयर रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसी। एमपी लोकसभा और राज्यसभा इंक्लूडिंग नॉमिनेटेड भी इसके लिए एलिजिबल है। मतलब एमपी मतलब एमपी, इट डजंट मीन कि वो लोकसभा, राज्यसभा या नॉमिनेटेड है। MP and MLA do not receive any money under these schemes. गवर्नमेंट ट्रांसफर्स इट डायरेक्टली टू द रेस्पेक्टिव लोकल अथॉरिटी। मतलब आपने बस रिकमेंडेशन दे दिया कि यहाँ पे एक पार्क बनना है 5 करोड़ रुपए का, अब जो डेवलपमेंट होगा वो लोकल अथॉरिटी करेगी। लेजिस्लेचर कैन ओनली रिकमेंड वर्क इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ गाइडलाइन दैट फोकस ऑन द क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स लाइक रोड, स्कूल, बिल्डिंग्स एट्सेट्रा। तो एमपी लेड स्कीम से एक एडिशनल बफर मिल गया कि जो सांसद है वो एक डेवलपमेंटल वर्क को रिकमेंड करेंगे जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिक्वायर्ड है। अब 2020 आता है, इसको हटाने की बात की। हटाने की बात क्यों कही? क्योंकि एमपी लेड फंड जो है कोविड-19 बैकड्रॉप में 2 साल के लिए सस्पेंड करें, और हर सांसद को जो 5 करोड़ रुपए एनुअल था, और कितने सांसद हैं हमारे टोटल, तो मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये पैसा जो बचेगा वो यूज होगा फॉर कोविड रिलेटेड रिलीफ वर्क। प्लस लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स ये थे कि ये स्कीम वायलेट कर रही है कार्डिनल प्रिंसिपल सेपरेशन ऑफ पावर। मतलब जो संसद है और एग्जीक्यूटिव है, दोनों में सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। बट लेजिस्लेचर ही, सांसद ही अपना काम रिकमेंड कर रहा है, एग्जीक्यूटिव का काम कर रहा है। तो दिस स्कीम्स वायलेशन सेपरेशन ऑफ पावर। फिर कैग के ऑब्जर्वेशन आए कि जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें लैप्सेस होते हैं, शॉर्टकमिंग्स होती है, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती एक्सपेंडिचर में, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क रिलायबल नहीं है, यूटिलाइजेशन प्रॉपर होता नहीं है, हैपहैज़र्ड वे में एक्सपेंडिचर होता है, और अपीजमेंट ज़्यादा किया जाता है। ओपिनियन मेकर्स, इन्फ्लुएंसर्स, कोर्ट्स जो हैं उसने कॉन्स्टिट्यूशनली हेल्ड किया था सीरियस अंडर यूटिलाइजेशन एंड मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स को। तो कोर्ट्स ने कॉन्स्टिट्यूशनली हेल्ड किया था कि दिस इज ओके, स्कीम सीवियर वायलेशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, सेपरेशन ऑफ पावर, बट स्टिल
इसमें जो बात है वो अपीजमेंट की है और अनयूटिलाइज्ड और मिस यूटिलाइज्ड ज़्यादा हो रहा था यहाँ पे वर्क। सो दैट इज़ वाई 2020 में इसे 2 साल के लिए कंप्लीट अबॉलिशन हुआ एमपी लेड स्कीम का। ओके, सो ये हमने पढ़ा था 16 सितंबर को। नाउ सी, अब ये स्कीम को रिवाइज किया गया है, बट 5 करोड़ के बजाय 2 करोड़ का यहाँ पे दिस मैंडेट होगा। तो हमें क्या करना है, वी शुड प्रिपेयर अ नोट ऑन द फीचर्स एंड पर्पस ऑफ एमपी लेड स्कीम, डिस्कस इट्स मेरिट एंड डीमेरिट। अगेन गवर्नमेंट कंटिन्यू कर रही है, कोर्ट ने भी इसको क्वॉश नहीं किया था स्कीम को। सो द पॉइंट इज इसमें मेरिट भी है बट एट द सेम टाइम कुछ डीमेरिट्स भी है। सो वी नीड टू थिंक ऑन मेरिट एंड डीमेरिट्स बोथ एंड देन प्रिपेयर योर आंसर। फीचर्स बताइए। फॉर एग्जाम्पल जैसे राज्यसभा का कोई अगर मेंबर है और वो नॉमिनेटेड है तो वो किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी को तो नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उसको जो वर्क बताना है, रिकमेंड करना है, वो किस जगह का कर सकता है? आंसर थिंक बताइए। सो दिस इज एमपी लेड स्कीम। अब जो नेक्स्ट है वो है एनएसए सीक्स अर्जेंट हेल्प फॉर अफगान। सी, अफगानिस्तान का जो क्राइसिस है तालिबान टेक ओवर, इसमें सीवियर क्राइसिस है ह्यूमैनिटेरियन एंगल से, वर्ल्ड सिक्योरिटी लेवल से भी, टेररिज्म से। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर ये बात हो रही है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की। 8 कंट्रीज़ के एनएसएस का मीटिंग हुआ दिल्ली में और यहाँ ये बातें निकल के आई। डायलॉग्स मस्ट है बट नॉट कॉम्प्लिकेट सिचुएशन। डायलॉग्स होने चाहिए बट वो कॉम्प्लिकेट नहीं करे सिचुएशन। दिस इज एन अर्जेंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अर्जेंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। क्लोज कोऑपरेशन कंसल्टेशन ज़रूरी है रीजनल कंट्रीज़ में अफगान सिनेरियो के ऊपर। इंडिया ने जो डिक्लेरेशन दिया उसको दिल्ली डिक्लेरेशन भी कहा है। इसमें ये बात कहा कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर पे सारे सेक्शंस ऑफ अफगान सोसाइटी पे हेल्प एंड एड प्रोवाइड करना ज़रूरी है। अब ऑल सेक्शंस क्यों बोला? बिकॉज अफगान इज इटसेल्फ अ वेरी डाइवर्सिफाइड कंट्री, बहुत ज़्यादा एथनिक डाइवर्सिटी है यहाँ पे। देन कंसर्न है ओवर द डिटीरियोरेटिंग सोशो इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन, दिस इज अ बिग कंसर्न। अनइम्पीडेड डायरेक्ट एंड अश्योर्ड मैनर में हेल्प देना ज़रूरी है। तो ये जनरल टॉक्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं ना, कीवर्ड्स हैं, लैंग्वेज है, ये बड़ी यूटिलिटी होती है इनकी। कई बार आपको सजेशंस देना है, ऑल्दो ये एनएसए के रेफरेंस में दिया है, मीट के रेफरेंस में, बट दीज आर यूनिवर्सल वर्ड्स, लाइक आप इसको बहुत जगह यूज़ करते हो। तो लैंग्वेज जो होती है वो इसी तरीके से रिफाइन होती है, फॉर्मलाइज होती है लैंग्वेज जो रिक्वायर्ड है। स्पेशली अभी आप मेंस लिख रहे हो, ये ऐसी लैंग्वेज बनाना आना चाहिए। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं केवल एक न्यूज़पेपर अगर आप अच्छे से एवरीडे मीन्स एवरीडे फॉलो करो तो। ओके, न्यू ऑनलाइन सर्टिफिकेशन सिस्टम पुट्स एक्सपोर्टर्स इन अ फिक्स। ये क्या बात है? डीजीएफटी का पोर्टल है। व्हाट इज डीजीएफटी? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड, विदेश के साथ ट्रेड हो रहा है तो एक्चुअली जो गुड्स होते हैं उसमें मार्किंग करनी पड़ती है, जैसे हाई क्वालिटी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स देने होते हैं। बट बात वही है, जैसे टैक्स का जो सॉफ्टवेयर बनाया इन्फोसिस में, उसमें बहुत ज़्यादा लैप्सेस आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे थे। ऐसे ही ये जो ऑनलाइन सर्टिफिकेशन सिस्टम है ये भी बड़ा कम्बर्जम प्रोसेस हो गया है, आउटेजेस हो रहे हैं, वर्क नहीं कर रहे। जैसे आधार का, अभी आई वॉज ऑर्डरिंग दिस जो स्मार्ट कार्ड टाइप होता है 50 रुपये में डिलीवर, तो उसमें जो कैप्चा है वो ही नहीं शो कर रहा है। देयर आर सीरियस प्रॉब्लम। तो इससे क्या होता है? डिले होता है, टाइम जो है वर्क प्रोसेस हैम्पर होती है। तो टेक्निकल और डिजिटल जो हम पुश कर रहे हैं दिस इज़ गुड, बट जो इंफ्रा है, प्रोसेस है, इस प्रोसेस को भी कम्बर्जम नहीं बनाना है, इसको स्ट्रीमलाइन टेक्निकल एंड से करने की ज़रूरत है। सेम इज़ दिस हियर। जीएसटी में भी क्या प्रॉब्लम है? जीएसटी फाइल करना फिर उसका ट्रैक रखना एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। तो गो डिजिटल इज़ नॉट अ पेनेशिया। गो डिजिटल के अकॉर्डिंग स्किल्स भी बननी चाहिए, स्किल सेट्स भी डेवलप होने चाहिए और एट द सेम टाइम इंफ्रा भी रैम्प अप करने की ज़रूरत है। सेम चीज़ अब अभी आगे हम पढ़ते हैं डीमोनेटाइजेशन प्लान में। स्मॉल फार्मर्स लॉस्ट मोस्ट लाइव्स एट प्रोटेस्ट हमने इतने सारे लास्ट 10 ईयर्स में प्रोटेस्ट देखे। यूजुअली जो प्राइस पे करता है वो होता है कॉमनर, स्मॉल फार्मर। दैट इज़ वाई फार्मर्स की डेफिनेशन डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। हु इज़ एक्चुअली अ फार्मर?
जब सोशल मीडिया में पोस्ट सर्कुलेट करनी होती है तब रियल फार्मर्स होते हैं, अदरवाइज देर आर बिग बिग बिजनेसमैन ह्यूज. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फार्मर, और जो बेनिफिट्स प्रोवाइड करने वो डिफाइन करके एग्जीक्यूट कैसे करें कि जो रियल फार्मर्स हैं उन तक वो बेनिफिट्स पहुंचे. मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, लैंडलेस कल्टीवेटर्स होते हैं, टू ऐड नंबर्स एक स्टडी में बताया. दिस इज फेथ एंड फ्रॉथ. व्हाट इज फ्रॉथ? जो झाग आ गया है यमुना में इस टाइप के दिखता है, दिस इज कॉल्ड फ्रॉथ. तो फेथ है, बट इससे क्या हो रहा है, ये जो है ये है पॉल्यूशन, इससे स्किन इरिटेशन होगा, ये टॉक्सिक है अगर इसका इंजेक्शन हो गया तो. बट प्रेयर्स अनहिंडर्ड, विमेन वर्शिपिंग द सन ड्यूरिंग द छठ पूजा इन फ्रॉथ फिल्ड यमुना रिवर. सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, फ्रॉथ जो पॉल्यूशन है इसको कट करें, इसको रिड्यूस करें. आगे एक और आर्टिकल है कि कैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोट्स और वगैरह लगा के फ्रॉथ को दूसरी जगह डाइवर्ट करने की कोशिश किया, बट दिस इज अ मेक शिफ्ट सॉल्यूशन. रियल सॉल्यूशन वही होगा जो कॉज है इस पॉल्यूशन का, कि अनट्रीटेड वाटर फ्रॉम इंडस्ट्री एंड सिटी जो डायरेक्टली मिल रहा है यमुना रिवर पे, इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है. गवर्नमेंट स्प्रेज वाटर यूजेस बोट्स टू क्लियर फ्रॉथ. अब सी ये टेम्प्ररी है कि बोट से, और टेम्प्ररी सॉल्यूशन है कि ये जो झाग बना है, फ्रॉथ बना है, इसको दूर करें. दिस इज़ नॉट अ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन यही होगा कि जो सोर्स है उसको हम जड़ से हटाएं, सोर्स ऑफ पॉल्यूशन का उधर ट्रीटमेंट करें, तो वो सस्टेनेबल होगा. सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू. वी हैव कवर्ड ऑल दीज न्यूज़. देन सैपलिंग्स वोंट बी प्लांटेड इन सेंट्रल विस्टा. तो अभी एक ये नया डेवलपमेंट है, लेट अस वेट. सेंट्रल विस्टा हमें पता है क्या है, ग्रीनरी भी होनी चाहिए, तो सैपलिंग्स फिलहाल के लिए तो ये बोल रहे हैं इतने जो ट्रीज अपरूट हुए हैं, पेव द वे, न्यू पार्लियामेंट, वापस सेंट्रल विस्टा में नहीं है, बट 22 किलोमीटर दूर कहीं इको पार्क में उनको ट्रांसप्लांट किया जा रहा है. सो दिस इज देयर. बीटेक हिंदी माध्यम से करने का सुनहरा अवसर. गवर्नमेंट ने स्प्रे किया वाटर यूज बोट्स टू क्लियर फ्रॉथ. Then this is come up with measures to eradicate manual scavenging. मद्रास हाई कोर्ट ने कहा जजेस कॉल फॉर अ स्टेटस रिपोर्ट इन 4 वीक. ये जो मैनुअल स्केवेंजिंग है अक्सर हम न्यूज़ में देखते हैं, दिस इज रॉन्ग. हर एंगल से ये रॉन्ग है, बिकॉज इससे लाइफ भी थ्रेटन होती है, और जो सोसाइटी है इसमें भी जो हम अपलिफ्टमेंट चाहते हैं वो इंश्योर नहीं हो पा रहा है. One of modern India's greatest shams is the official failure. 75 साल हो रहे हैं और अभी तक हम इरेडिकेट नहीं कर पाए मैनुअल स्केवेंजिंग. दिस इज शेमफुल. मोस्ट डिग्रेडिंग सर्वाइविंग प्रैक्टिस है अनटचेबिलिटी इन द कंट्री. अब जैसे ये आर्टिकल है 20 अक्टूबर 2020 को, 20 अक्टूबर 2020 को डे 294 था लास्ट ईयर का, हमने पढ़ा था मैनुअल स्केवेंजिंग. मैनुअल स्केवेंजिंग में वी रेड अबाउट दिस टॉपिक. तो ये एक डिग्रेडिंग सर्वाइविंग प्रैक्टिस है. 2019 में भी हाईएस्ट नंबर ऑफ मैनुअल स्केवेजिंग डेथ हुआ, बिकॉज ये जो चैम्बर्स वगैरह होते हैं यहाँ टॉक्सिक गैसेस भी होती है. टॉक्सिक गैसेस, जैसे दिवाली पे एक फोटोग्राफ सर्कुलेट हो रहा था, बच्चों ने फटाके दिस गैस चैम्बर सेप्टिक टैंक में डाला और वहाँ पे आग लग गई, बिकॉज वहाँ पे टॉक्सिक गैसेस होती है, फ्लेमेबल होती है, इनफ्लेमेबल होती है. सो हाईएस्ट नंबर ऑफ मैनुअल स्केवेजिंग डेथ हुआ. जब ह्यूमन बीइंग वहाँ पे जाके क्लीन कर रहा है, उसके पास गैजेट्स नहीं है, मास्क नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, तो लाइफ वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होती है. 110 इस टाइप के केसेस आए जब क्लीनिंग सीवर एंड सेप्टिक टैंक में वी लॉस्ट लाइव्स. सो दैट इज़ वाई इसको चेक करना ज़रूरी है. ये आर्टिकल 21 के भी अगेंस्ट है, राइट टू लाइफ, बिकॉज राइट टू लाइफ में डिग्निटी भी आता है. 2013 में दैट इज़ वाई एक्ट आया, द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज मैनुअल स्केवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट. 2 पार्ट हैं. प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज अ मैनुअल स्केवेंजर, मतलब मैनुअल स्केवेंजर में आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दोगे, प्लस जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है उनका रिहेबिलिटेशन करना है, किसी दूसरे अच्छे वर्क में, प्रोडक्टिव वर्क में उनको एम्प्लॉय करें. तो पॉइंट्स टू पॉन्डर एंड एक्ट अपॉन हमने देखा कि मैनुअल स्केवेंजर्स अभी भी एग्जिस्ट है. दिस इज नॉट बाय चॉइस, दिस इज नॉट बाय चॉइस, इट इज बिकॉज दे आर पुअर, वीक और इलिटरेट. ऐसा नहीं है, someone else thought they were good for this only. This is the problem. लॉ होता है बट उसका एनफोर्समेंट नहीं होता, वायलेशन होता है. अथॉरिटीज नीड टू आइडेंटिफाई, एक्सेप्ट एंड रिकॉग्नाइज देम. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम टेक्नोलॉजी क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, जैसे रोबोट्स होना चाहिए,
एक बैंगलोर स्टार्टअप ने रोबोट भी बनाया था जो सेप्टिक टैंक्स को बड़े इजीली क्लीन कर देता है। तो वाई वी आर नॉट यूजिंग रोबोट्स, इससे तो लाइफ भी सेव होगा। स्ट्रैटेजी NSK FDS सफाई कर्मचारी, ये एक इनकी बॉडी है, क्या ये सस्टेनेबल है? लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस क्यों नहीं आ रहे हैं? हम सेंसिटाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? स्किल बिल्डिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? सोशल एस्पेक्ट, बिकॉज पीपल से दिस कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे। द पॉइंट इज वी नीड टू प्रोवाइड देम ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट, रिहैबिलिटेशन करना ज़रूरी है। तो दिस वॉज देयर नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। स्कीम्स अंडर दिस शुड आइडेंटिफाई मैनुअल स्केवेंजर्स और स्टेक होल्डर्स को। जनरल पब्लिक का जो एटीट्यूड है उसमें भी ग्रूमिंग की ज़रूरत है एंड वी नीड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। तो सी, ये हमने 20th को देखा था। सेम चीज़ अभी फिर से यहाँ पे बात आई है, कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन दिया है कि मैनुअल स्केवेंजिंग को आप रिमूव करो। इरेज द इम्प्रेशन फ्रॉम देयर माइंड्स दैट दे कैन नॉट टेक अप एनी अदर वोकेशन। They can do, they just need a little bit skill, little bit training, little bit motivation. They can pick any other alternative career as well. तो इसमें सोसाइटल पुश देना ज़रूरी है। ये मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन है। देन जो नेक्स्ट है वो है कलारी बैक ऑन ट्रैक पोस्ट लॉकडाउन। तो दिस इज कलारी। स्टूडेंट्स कलारी पयट्टू ड्रिल कर रहे हैं, कहाँ पर? वायनाड इन केरला। 10,000 से ज़्यादा मार्शल आर्ट यूनिट्स हैं केरला में, बट कोविड के कारण दे स्टॉप फंक्शनिंग एब्रप्टली। कलारी पयट्टू क्या है? एंशियंट मार्शल आर्ट डांस फॉर्म है। मार्शल आर्ट, जैसे गटका पढ़ा था हमने पंजाब, ओरिजिनेटेड इन द कंट्री एज पार्ट ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग। दीज आर गुड। इससे सेल्फ डिफेंस आता है, सेल्फ अवेयरनेस आती है, वेट लॉस होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग होती है। तो सच डांस फॉर्म्स आर गुड। अब इसको भी स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है। ऑल यू नीड इज डिटर्मिनेशन, विल पावर, और आप भी कलारी पयट्टू सीख सकते हैं। सो दिस इज कलारीज बैक ऑन ट्रैक पोस्ट लॉकडाउन। एक्सेलेंट। बिफोर दैट सबरीमाला बुकिंग क्रॉस 12 लाख मार्क्स। ये कोरिंगा सेंचुरी है और यहाँ मिलती है फिशिंग कैट। इनको कॉलर पहनाया जा रहा है, ऐसे कॉलर। कॉलर से क्या होगा? इनकी मॉनिटरिंग हो पाएगी। जैसे टाइगर्स को कॉलर पहनाया था, एलिफेंट्स को कॉलर पहनाते हैं। तो दिस इज फिशिंग कैट कॉलरिंग प्रोजेक्ट। इससे इनकी हैबिटेट के बारे में हम समझेंगे, इनकी हैबिट्स, थ्रेट्स, मूवमेंट। सो वी आर ट्राइंग टू नो अबाउट दीज फिशिंग कैट्स। तो ये है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ये जो वर्क है वो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून का, और ये ऐसी फिशिंग कैट्स को टारगेट किया जा रहा है। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर ने यहाँ पे बताया कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो एशिया, बांग्लादेश में भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हुए हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, बिकॉज कंजर्वेशन का सबसे जो नंबर 1 रूल है वो ये है, यू शुड बी अवेयर, यू शुड बी हैविंग डेटा, यू शुड बी हैविंग सम मॉनिटरिंग। ये अगर होता है तो फिर हम कंजर्वेशन एफर्ट बेटर इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। सो दैट इज़ वाई ये फिशिंग कैट को कॉलर पहनाया गया है। जब भी कंजर्वेशन की बात आए किसी भी स्पीशीज़ का, ये कॉमन पॉइंट है, कॉलर उसको पहना दो, कॉलर। So this is this page. Next is investigate the deal. Middlemen in both the bid process and the Rafale sale agreement must be probed. अब सी डिफेंस के बारे में ये है कि जो डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं, परचेजेस होते हैं, ये जो पूरा बिजनेस है ना, वॉर का बिजनेस, ये $multi-billion बिजनेस है। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं यहाँ पे डिफेंस इक्विपमेंट में। जैसे रफेल भी खरीदा, 36,000 करोड़ रुपए का दिस रफेल सेल हुआ। सो द पॉइंट इज कि जो बिग टिकट प्रोजेक्ट्स होते हैं, दिस इज नॉट लाइक कि इन्वेस्टिगेशन इज द डील। ये इन जनरल हर टाइप की बिडिंग में, हर टाइप के प्रोक्योरमेंट में देखने को आया है, डिफेंस एक्विजिशन में। द पॉइंट इज सवाल इसलिए उठते हैं, क्वेश्चंस इसलिए उठते हैं बिकॉज जो पॉलिसी है उसमें ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, उसमें ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है, उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। सो दैट, जैसे कल हमने किक बैक्स पढ़े थे, ये जो डील होती है, प्रोक्योरमेंट्स होता है, इसमें एक प्रोब इफ रिक्वायर्ड ये भी होना चाहिए, प्लस पॉलिसी में रिफॉर्म्स होना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है इसमें भी, जैसे एक बिग फर्म है, वो अपना प्रोडक्ट आपको बेचना चाहती है, दूसरी बिग फर्म है वो भी अपना प्रोडक्ट आपको बेचना चाहती है। सो दे ऑल्सो काइंड ऑफ डू लॉबिंग, और इलीगल प्रैक्टिसेस भी एट टाइम्स होती है। So after all, defense preparedness and national security interests dictate operational readiness goes hand in hand.
प्रोसीजरल प्रोप्राइटी इन डिफेंस प्रोक्योरमेंट। सो डिफेंस प्रोक्योरमेंट, डिफेंस डील्स प्रोक्योरमेंट्स में एक रिफॉर्म ज़रूरी है। तो दिस इज़ देयर। बाकी यहाँ पे और डिटेल्स लेट अस सी। डिफेंस एक्विजिशन में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, दैट्स ऑल। डेथ बाय हॉस्पिटल फायर, अभी हॉस्पिटल फायर हुआ, इसमें भी हमने एडिटोरियल टेक देखा, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड की बातें समझी। कोविड-19 हॉस्पिटल मस्ट इंश्योर ऑपरेशनल फिटनेस, ऑपरेशनल फिटनेस। सी, अभी जैसे नंबर ऑफ केसेस बढ़े, सर्ज हुआ पेशेंट का, तो जो बेड्स होते हैं, मैट्रेसेस होते हैं, ये तो आप शॉर्ट नोटिस में बना लोगे, बट ऑक्सीजन सिलेंडर या फिर जो हॉस्पिटल का इवैक्यूएशन प्लान है, कैरिंग कैपेसिटी है, उसको एक दिन में आप दिस रैंप अप नहीं कर सकते। और एक्स्ट्रा पेशेंट्स अगर आप इनटेक कर रहे हो, मतलब यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग समवेयर अबाउट दिस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ हॉस्पिटल। तो कुड नॉट ऐड एक्स्ट्रा पावर लाइन्स, इलेक्ट्रिसिटी लाइन एक दिन में तो चेंज होगी नहीं। डिस्ट्रीब्यूट द लोड विद एडिशनल ट्रांसफॉर्मर और पावर यूनिट। फायर जो लगती है उसका नंबर वन रीज़न जो होता है वो वैसे तो एंथ्रोपोजेनिक होता है। अगर डिफ़ॉल्ट में देखें तो ये जो बिजली होती है, ट्रांसफॉर्मर फट गया या शॉर्ट सर्किट हो गया, ये नंबर वन रीज़न है फायर का, स्पेशली हॉस्पिटल्स में। तो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट्स हो जाते हैं। फिर हॉस्पिटल है, मतलब वहाँ पे फ्लेमेबल सब्सटेंस होंगे जो जल्दी आग पकड़ते हैं। वहाँ पे सैनिटाइजर्स होते हैं, अल्कोहल मतलब क्विकली कैच फायर, ऑक्सीजन इज गुड फॉर फायर, पीपीई किट। तो इससे छोटा सा स्पार्क, छोटी सी भी फायर इन्फर्नो बन जाती है, इन्फर्नो, बिकॉज हॉस्पिटल का जो नेचुरल सेटिंग है वो ईजी है फायर के स्प्रेड के लिए। अब इसमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, रेमेडियल मेजर्स आर रिक्वायर्ड। बाकी जो हैव अ लुक एट यस्टरडेज आर्टिकल, जो जनरल गाइडलाइंस हैं एनडीआरएफ की, वो हमें फॉलो करना चाहिए हॉस्पिटल फायर्स को कम करने के लिए। इवैक्यूएशन प्लान रेडी होना चाहिए, मॉक ड्रिल्स होना चाहिए। हॉस्पिटल्स आफ्टर ऑल मस्ट रिमेन हीलिंग जोन्स एंड टू एंश्योर दैट फायर एक्सीडेंट्स आर अवॉइडेड, ये एक नॉन नेगोशिएबल रिक्वायरमेंट है। हॉस्पिटल्स जाते हैं टू हील, नॉट टू डाई बिकॉज ऑफ दिस फायर, सो दिस मस्ट बी सेटअप। अब ये था डेथ बाय हॉस्पिटल फायर। यहाँ है द केस ऑफ डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया। 5 years हो गए हैं। डीमोनेटाइजेशन से क्या बेनिफिट्स हुए और क्या लॉसेस हुए और क्या ये एक साउंड इकोनॉमिक पॉलिसी थी, इस बात पे डिबेट चल रहा है। डीमोनेटाइजेशन मतलब करेंसी का एक नोट जो सर्कुलेट हो रहा है, गवर्नमेंट ने बोला कि अभी तक तो ये लीगल टेंडर था, बट अब ये लीगल टेंडर नहीं होगा, तो उसको बोला जाता है डीमोनेटाइजेशन। जैसे 500 रुपये का और 1000 रुपये का जो नोट था, आरबीआई गवर्नर ने उसमें साइन किए थे, एक्ट एज अ लीगल टेंडर। ऑल ऑफ अ सडन ये बताया गया कि ये नोट अब लीगल टेंडर नहीं होगा, तो दिस इज डीमोनेटाइजेशन। तो इससे पहले 46-78 में भी डीमोनेटाइजेशन हुआ था और 2016 का ये लेटेस्ट डीमोनेटाइजेशन है। इससे पहले का डीमोनेटाइजेशन इस स्केल का नहीं था। 16 में 500 और 1000 का नोट डीमोनेटाइज किया, मतलब इट वॉज अ ह्यूज स्केल का डीमोनेटाइजेशन। अब ये क्यों किया गया? किया इसलिए गया था ताकि टैक्स कॉम्प्लायंस बढ़े। जो ब्लैक मनी है, करप्शन है, इन सब के चैलेंजेस से हम ओवरकम कर पाए, तो इसीलिए ये जो बड़े नोट हैं इनको डीमोनेटाइज किया। अब एक साथ इतने स्केल का डीमोनेटाइजेशन होता है तो चैलेंजेस आते हैं। इस आर्टिकल में और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो हमारे कंसर्न के नहीं है इतने। स्कोप ऑफ डिस्कशन में हम ये समझेंगे कि ये जो पॉलिसी हुआ, क्या ये पॉलिसी के मेरिट्स क्या थे, डीमेरिट्स क्या थे, इसके एग्जीक्यूशन में और क्या बेटर किया जा सकता था। एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन में सबसे ज़्यादा आई थी, तो लेट अस डिस्कस। फर्स्ट तो ये है, कैश जो होता है, कैश के चैलेंजेस होते हैं, करप्शन एंड मिस यूजेज। तो दैट इज वाई इस पॉलिसी को बैक किया गया, डीमोनेटाइजेशन। स्टेटेड पर्पस बताया, प्लस दूसरा स्टेटेड पर्पस था कि डिजिटल को पुश करना है, बिकॉज डिजिटल है मतलब ईज ऑफ हैंडलिंग है, कॉम्प्लायंस बेटर होता है। टैक्स टू जीडीपी रेशियो वैसे भी हमारा अच्छा नहीं है, अगर डिजिटल पुश करेंगे तो कॉम्प्लायंस बेटर है, बिकॉज डिजिटल में आप मॉनिटर कर सकते हो। वॉलेंटरी ट्रांजिशन होता तो बेटर होता। नाउ दिस इज क्रिटिसिज्म ऑफ डीमोनेटाइजेशन, कि हम ये समझते हैं कि डिजिटल इज ऑल गुड और डिजिटल में हम पुश करें तो पुश इज वन थिंग, और अगर वॉलेंटरी हम अडॉप्ट कर रहे हैं तो दैट इज अनदर थिंग।
वी शुड फोकस ऑन डिजिटल, प्रमोट डिजिटल, बट ये जो ट्रांजिशन है ये वॉलेंटरी होना चाहिए। ये नहीं कि हम हार्ड लाइनर की तरह डिजिटल को पुश कर रहे हैं, नो। डिजिटल का वॉलेंटरी ट्रांजिशन हो डिजिटल में तो वो बेटर होगा। रिफॉर्म्स जो दूसरी बात है, रिफॉर्म्स हमेशा ग्रेजुअल होने चाहिए और रिफॉर्म्स लाने से पहले सारा होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं कि पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप, आज ये पॉलिसी कल दूसरा स्टेटमेंट थर्ड, इससे क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है और इम्प्लीमेंटेशन डिफिकल्ट हो जाता है। सो अगर रिफॉर्म्स करने हैं, चेंजेस करने हैं, तो इतने बड़े मैकेनिज्म में ओवर द नाइट चेंज करने पे हिकअप्स आते हैं। तो दैट इज़ वाई वी शुड इंश्योर ग्रेजुअल चेंजेस हम लाएं तो वो ज़्यादा बेटर होता है। होमवर्क करें बिफोर डूइंग दीज रिफॉर्म्स। पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप इज बैड। हेट्रेड फॉर रिच, अब हमारे यहाँ एक कल्चर ये भी हो जाता है, अक्सर ऐसे ट्रेंड चल जाते हैं सोशल मीडिया में, लाइक वो आपके चॉइसेस, ओपिनियन, व्यूज़ को टिंकर करने की भी होती है, तो कलर करने की भी होती है। तो एक अगर ऐसा माहौल बनाए हम कि रिच होना इज़ बैड, हेट्रेड फॉर रिच का एटमॉस्फेयर बनाए, हेट्रेड फॉर वेल्दी का बनाए, तो ये इकोनॉमी को कोई बेनिफिट करेगा नहीं। दिस इज़ अ रॉन्ग माइंडसेट। अगर इफ़ अ पर्सन हैज़ अर्न मनी इन फेयर एंड स्क्वायर वे, टैक्स पे किया है, लॉजिकली सारे काम किए हैं, तो कॉम्प्लायंस है विद इन लॉज, देन वो रिच बाय डिफॉल्ट हम उसको नेगेटिव पोर्ट्रेयल करते हैं, देन दैट इज रॉन्ग। तो हेट्रेड फॉर रिच एंड वेल्दी का जो कल्चर है ये रॉन्ग माइंडसेट है। और दूसरा हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि कैश इज ऑलवेज बेड, दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग माइंडसेट। कुछ लोग हैं दे प्रेफर कैश, यूजुअली जैसे सीनियर सिटीजन्स हैं या फिर विलेजर्स में, दे आर नॉट वेरी हैंडी कि गूगल पे कर दिया, फ़ोन पे कर दिया, नो, कैश में वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो कैश इज़ ऑलवेज बैड, दिस इज़ ऑल्सो अ रॉन्ग माइंडसेट, फ्लॉड माइंडसेट है ये। सेकंड, पुश नहीं होना चाहिए, ट्रांजिशन वॉलेंटरी होना चाहिए। थर्ड, डिजिटल जो है कि एक डिजिटल होने से ये एक पेनेशिया हो जाएगा, नो। डिजिटल में भी फ्रॉड्स होते हैं, यूपीआई फ्रॉड्स हो रहे हैं इतने सारे। डिजिटल इज नॉट अ पेनेशिया, देर हैज़ टू बी अ बैलेंस, डिजिटल भी हो, कैश भी हो, देन पीपल का चॉइस हो, और ये चीज़ ग्रेजुअली इवॉल्व हो तो बेटर है। प्लस दूसरी बात होती है वर्च्यू सिग्नलिंग की। वर्च्यू सिग्नलिंग अक्सर सोशल मीडिया में ट्रेंड्स आते हैं बेस्ड ऑन योर नेशनलिज्म, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस। तो ये जो वर्च्यू सिग्नलिंग है ये भी कोई बेनिफिट देते नहीं है। प्लस मोरल हाई ग्राउंड्स कई बार हम लेने की कोशिश करते हैं, विच इज़ अगेन नॉट राइट। ग्लोरीफाई करते हैं पुअर्स को या फिर हैव नॉट्स को, विच इज़ अगेन नॉट राइट। प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक और रियलिस्ट होना ज़रूरी है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स। तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट है डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया। द रेड ट्रुथ ऑफ चाइनाज कॉमन प्रॉस्पेरिटी डिस्कोर्स, तो यहाँ चाइना का भी थोड़ा क्रिटिसिज्म है, वी आर नॉट, हमें इतने डिटेल में नहीं जाना है। अभी शी जिनपिंग थर्ड कंटिन्यू करेंगे दिस चाइना। डज इंडिया हैव अ राइट टू बर्न फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल, अब सी इसमें भी हमने जो स्टैंड लिया था वो लिया था कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। हमने स्टैंड लिया था कि पिछले 200 साल से, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम से, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रही है, तो दैट इज़ वाई क्यूमुलेटिव फॉसिल फ्यूल बर्निंग को भी फैक्टर इन करना चाहिए। एंड इंडिया को ज़रूरी है कि हम भी अपने जो फॉसिल फ्यूल का यूजेज है उसको सीवियरली कर्टेल नहीं करें, वरना इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी हैम्पर होगी। अब यहाँ पे भी अगर दूसरा व्यू पॉइंट देखें ना, तो ये जो डायरेक्ट कंपैरिजन है कि आज से 200 साल पहले कोल वाज द ओनली सोर्स ऑफ पावर, सो दैट इज़ वाई कोल को एम्फेसाइज किया, बट 2020-21 में तो सोलर आ गया है, विंड आ गया है, रिन्यूएबल एनर्जी हो गए। तो जस्ट बिकॉज 200 ईयर्स बैक सम डेवलप्ड कंट्रीज दिस बर्न सो मच ऑफ कोल एंड फॉसिल फ्यूल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको भी लाइसेंस मिल गया है कि वी कंटिन्यू पुशिंग फॉर दिस कोल एंड पेट्रोलियम, नो। टाइम हैज़ चेंज्ड, अभी ऑप्शंस हैं, तो वी नीड टू फोकस ऑन क्लीन एनर्जी, वी नीड टू लोअर द कॉस्ट ऑफ क्लीन एनर्जी एंड रिलायबल एनर्जी पे ट्रांजिशन करना चाहिए। और ये जो कॉलोनियल एरा माइंडसेट है, विक्टिम माइंडसेट है, इसको भी ओवरकम करना ज़रूरी है। इंडिया नीड्स टू डेवलप एंड डेवलपमेंट रिक्वायर्स एनर्जी। तो इट इज़ गुड 2070 का हमने टारगेट सेट किया है फॉर दिस नेट जीरो एमिशन। अगेन फोर्स्ड नहीं, सिस्टमेटिकली ट्रांजिशन करें क्लीन एनर्जी पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे। लेबर, टेक्नोलॉजी, फंड्स रिक्वायरमेंट होगी, सो दैट इज़ वाई 100 बिलियन का था, उसको $1 ट्रिलियन ग्रीन क्लाइमेट फंड एड्रेस करने की बात है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होना चाहिए, आईपीआर रिलेटेड, लेबर भी रिक्वायर्ड होगी।
ग्लोबल वार्मिंग इज द ट्रुथ, कलेक्टिव एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड. सो दिस इज द वे. इंडिया ने 2070 नेट जीरो फॉलो करना है, ये डिक्लेयर कर दिया है, प्लेज किया है. तो राइट टू बर्न फॉसिल फ्यूल नहीं है, फॉसिल फ्यूल जो है पॉल्यूटिंग है, इसका ऑल्टरनेटिव वी नीड टू फाइंड. अ स्लोगन नो लॉन्गर सेक्टेरियन, जो जय भीम है, इंस्पायरिंग वेरियस मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी. इट इज नॉट अबाउट कम्युनिटी, it is about transformative change. So this is again important. Then Europe is back as COVID-19 epicenter. सी थर्ड या फोर्थ वेव का फिर से यहाँ पे थ्रेट बन रहा है यूरोप में. आर्म्ड फोर्सेज नीड टू बी रेडी फॉर एनी कंटिजेंसी. नो सी, आर्म्ड फोर्सेज किसी भी टाइप की कंटिजेंसी के लिए ऑलवेज प्रिपेयर्ड होना चाहिए. तो दिस इज बैटल रेडी स्टेटस ऑफ फोर्सेज. तो डिफेंस मिनिस्टर हैं और इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ हैं मिस्टर विवेक राम चौधरी, एंड कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ये बात कहा. द पॉइंट इज आर्म्ड फोर्सेस की जो चैलेंजेस हैं, जैसे टू फ्रंट वॉर का भी है, ग्लोबल जो वॉरफेयर है वो चेंज हो रहा है, नॉन स्टेट एक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, डिजिटल पुश है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक है. सो दिस इज द टाइम फॉर स्विफ्ट क्विक रेस्पॉन्स प्लस डाइवर्सिफाइड जो वॉरफेयर है उसके अगेंस्ट हम प्रिपेयर रहें. इंडिजिनाइजेशन ज़रूरी है, स्विफ्टनेस ज़रूरी है एयर स्पेस में. बाकी ये जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, एआई का यूज़ करें, बिग डेटा हैंडलिंग हो, मशीन लर्निंग हो, ये सब बज़वर्ड्स भी आप लिख सकते हो. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू होता है, बिकॉज फोर्सेज में भी क्या होता है, वर्किंग कंडीशन डिफिकल्ट होती है, एंड पास्ट सम टाइम पे हमने फ्रैट्रिसाइड जैसे केसेस भी देखे. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर फोर्सेज. ट्राई सर्विसेज का सिनर्जी ज़रूरी है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं हो. कमांडर्स जो हैं, हमें ऐसे लीडर्स चाहिए जो सोच सकते हैं, हु कैन थिंक. ब्रेन आज की डेट में बेटर देन दिस ब्रॉन. हु कैन थिंक कमांडर्स. सो अनसर्टेनिटी है जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में, मेक्स इट एन इम्परेटिव फॉर द आर्म्ड फोर्सेज टू ट्रेन, इक्विप एंड अडेप्ट to rapid changes. Try to discuss very important topic especially for this SSB कि जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप बढ़ रहा है, तो आर्म्ड फोर्सेस भी ट्रेन करें, इक्विप करें, अडेप्ट करें टू रैपिड चेंजेस. थिंक, आप सोचो क्या चेंजेस. सबसे पहले तो चेंजेस हो रहे हैं, जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप पे लाइट थ्रो करो, और इसमें हम बेटर कैसे ट्रेनिंग दें, इक्विपमेंट एंड एडेप्टेशन. जैसे रिमेंबर कुछ टाइम पहले जैसे हमने एक यूनिट बनाया जो तिब्बत स्टडी कर रहा है, तिब्बतोलॉजी. वाई? बिकॉज हमें चाइना की तरफ से यहाँ पॉसिबल थ्रेट है, तो वी आर ट्राइंग टू लर्न अबाउट तिब्बत, यहाँ के रिसोर्सेज, चाइनीज डोमेन, मैंडरिन सीख रहे हैं. वी नीड टू नो अवर दिस एडवर्सरी. ट्रेन, इक्विप करो प्रॉपर वेपन्स, और अडेप्ट करो डिजिटल. इन सब में डिजिटल लीन एंड मीन बनाना ज़रूरी है दिस आर्म्ड फोर्सेस को. सो ट्राई टू थिंक. प्लस जेंडर रिलेटेड भी अभी काफ़ी सारे यहाँ न्यू डेवलपमेंट्स हुए, एनडीए में इन्वॉल्व हो रहा है, एनडीए में ट्रेनिंग होगा. तो ये भी एक पॉइंट है डिस्कस कि कैसे हम बेटर प्रिपेयर करें. थिंक. एम्फेसाइज किया है स्विफ्ट एंड बिफिटिंग रिस्पॉन्स हम दे सकते हैं मिस एडवेंचरर्स को बाय एडवर्सरीज. सो कंटिजेंसी के लिए, एनी कंटिजेंसी के लिए वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड. ऑन द ड्रॉ में ओवर कंस्ट्रक्शन है कोस्टल जोन से रिलेटेड. पॉलिटिकल न्यूज़, इंसेंटिव्स दिए गए शुगर केन, कॉटन, जूट फार्मर्स को, सेंटर ने अप्रूवल दिया है. इथेनॉल जो है फ्रॉम शुगर केन, उसका प्राइस भी बढ़ाया है. कॉटन ग्रोवर को भी प्राइस सपोर्ट देगा. ये चीज़ होती है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर. एक हमने एमएसपी रिलेटेड पढ़ा था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. फिर कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो होती है वो एमएसपी का फाइनल अप्रूवल देती है. रिकमेंडेशन इज़ वन थिंग, अप्रूवल जो होता है वो सीसीए के थ्रू होता है. तो सीसीए ने यहाँ पे फार्मर्स, शुगर केन, कॉटन के लिए बताया है. प्राइस सपोर्ट दिस सीसीआई. जूट की पैकेजिंग को भी एम्फेसाइज किया जाएगा. जूट कहाँ मिलता है, दिस इधर वेस्ट बंगाल तरफ जूट, तो दिस इज जूट पैकेजिंग. और कॉटन कहाँ मिलता है, कॉटन मिलता है वेस्ट में, जूट मिलता है ईस्ट में. ओके, वेस्ट एंड ईस्ट. सो इथेनॉल ब्लेंडिंग की भी बात है. बेटर गोल, एनवायरमेंटल डिफेंस कंसर्न्स अ बेटर गोल. तो बद्रीनाथ टेम्पल है, 4 धाम में रोड को ब्रॉडन करने की बात है, और उसका डिफेंस से रिलेटेड भी एक कॉन्टेक्स्ट है. बॉर्डर एरिया में स्विफ्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस, एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी हैं. सो दिस इज देयर. देन दिस इज इंडिया यूएस मॉनिटर कर रहा है डिफेंस ट्रेड प्रोजेक्ट्स को. दुबई में चला दुबई एयर शो, एयर माक्तुम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में. तो इंडिया के भी प्लेन्स यहाँ पे गए हैं.
ट्रांसपोर्टेशन किया हमने C-17 ग्लोब मास्टर और C-130G सुपर हरक्यूलिस से। कौन से प्लेन्स गए हैं? एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव है, सारंग है, T-10 BAE हॉक है, सूर्य किरण टीम है। ये एक्रोबैटिक करते हैं, एयर शो दिखाते हैं, एरियल टैंगो। इंडिया ने कॉन्फर किया ऑनररी रैंक जनरल ऑन नेपाल आर्मी चीफ को। तो ये नेपाल आर्मी चीफ है। ये एक ट्रेडिशन है, इंडिया और नेपाल में बहुत लॉन्ग लास्टिंग रिलेशंस रहे और आर्म्ड फोर्सेस में भी रिलेशन है। जैसे हमारे जो चीफ हैं वो ऑनररी चीफ होते हैं नेपाल आर्मी के भी, तो सिमिलरली नेपाल आर्मी के चीफ हैं वो उनको भी ऑनररी चीफ का, जनरल का यहाँ पे रैंक दिया गया। नेवी डिस्प्लेस सबमरीन रेस्क्यू एबिलिटी, ये क्या है? डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल, DSRV। सबमरीन डूब गई, अब हम विद इन 72 आवर्स, 72 टू 96 आवर्स उस सबमरीन को रिकवर कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस DSRV। ऐसे 2018 में हमने 2 ले लिए हैं DSRV, यूके से प्रोक्योर किए हैं, 2018 से वो ऑपरेशनलाइज है। बिकॉज कुछ टाइम पहले सबमरीन एक्सीडेंट्स, डिजास्टर्स भी हुए थे। इन दैट कॉन्टेक्स्ट इट इज इंपॉर्टेंट कि हम रिकवरी क्विक कर पाए उन व्हीकल्स की। ये काटसा है, अमेरिकन एडवर्जरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्जरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। और ये है S-400 ट्रायम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये हम ले रहे हैं रशिया से। अमेरिका ने बोला अगर रशिया से लोगे तो हम काटसा लगा देंगे। काटसा में एक प्रोविज़न है सैंक्शंस में दिस रिलैक्सेशन देने का, वेवर देने का। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वही वेवर देने की बात है, बिकॉज इंडिया अदरवाइज स्ट्रॉन्ग मिलिट्री टाइज हमारे हैं, फाउंडेशनल अग्रीमेंट भी किया है USA से। सो इंडिया को एग्जेम्पशन मिलना चाहिए, वेवर मिलना चाहिए। ये पॉलिश बॉर्डर सीज माइग्रेंट इन्फ्लक्स। नाउ सी दिस इज अ प्रॉब्लम। पॉलिश बॉर्डर, तो ये है बेलारस के बाद जैसे मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट में टेंशन्स चल रहे हैं, तो यहाँ से लोग करते हैं माइग्रेशन करके इनका फेवरेट डेस्टिनेशन प्लेस होता है यूरोप, बिकॉज यूरोप में लाइफ इज़ बेटर, लाइफ क्वालिटी इज़ बेटर, सो दे वांट टू गो टू यूरोप, दे डू नॉट वांट टू लिव इन दिस देयर होम कंट्री। सेम हमने अफगानिस्तान में भी देखा था। एक तालिबान का जो स्पोक्स पर्सन था उसने बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि अगर सभी को चांस मिल जाए अमेरिका में रहने का तो एवरीबडी विल ऑब्वियसली बोर्ड द फ्लाइट एंड गो टू अमेरिका, बिकॉज अमेरिका में लाइफ बेटर है। तो ऐसा ही यहाँ पर है, माइग्रेंट्स जो हैं वो यूरोप में आना चाहते हैं। और बेलारस के टेंशन चल रहे हैं बिकॉज बेलारस में डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ थिंग है, लुकाशेंको। तो बेलारस क्या कर रहा है, सबको फ्री पास दे रहा है कि आप बेलारस को क्रॉस करके यूरोप में एंटर कर जाओ। तो इस बात से यूरोप टेंशन में आ गया और पोलैंड वगैरह में इन्होंने क्या किया, लॉक लगा दिया, इनको एंट्री बंद कर दी माइग्रेंट को। तो उससे होने लग गया फेस ऑफ। तो अब ये यूरोप का भी एक दिस बात बताता है कि यूरोप इंडिया को लेक्चर दे रहा था माइग्रेंट्स एक्सेप्ट करना चाहिए। अब खुद यूरोप को एक्सेप्ट करने की बात आई तो यूरोप ने यहाँ पे दिस फोर्स यूज कर रहा है वहाँ पे। सो दिस ऑल्सो टेल्स कि डबल टॉक्स हैं यूरोप की। प्लस बेलारस यहाँ पे आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है। प्लस तीसरा पॉइंट ये भी है कि जो मिडिल ईस्ट में है ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इतना पीछे हैं, दैट इज वाई मोस्ट पीपल वांट टू गो टू दिस यूरोप एंड अदर प्लेसेस। तो दिस ऑल्सो टेल्स कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस कितना सीवियर है। तो ये सब चल रहा है माइग्रेंट इन्फ्लक्स का। माइग्रेंट इश्यूज में जो पॉइंट है वो ये है कि माइग्रेंट्स को आप अकोमोडेट करोगे नई जगह पे तो वहाँ पे क्या होगा, कल्चरल दिस चैलेंजेस भी आते हैं, बिकॉज पीपल का बिलीफ सिस्टम डिफरेंट है, कल्चरल चैलेंजेस होते हैं, फ्रिक्शन आता है। यूरोप में ये देखने को मिला। तो द पॉइंट इज माइग्रेंट इशू का एक ही सॉल्यूशन है कि जिस सोर्स से माइग्रेशन हो रहा है उस सोर्स को करेक्ट करो, रेक्टिफाई करो। फॉर एग्जाम्पल मिडिल ईस्ट में हो रहा है तो मिडिल ईस्ट को करेक्ट करो। अफगानिस्तान से इतना माइग्रेशन हो रहा है, पाकिस्तान का आई वॉज रीडिंग द डॉन न्यूज़पेपर में बताया था कि पाकिस्तान में इतने माइग्रेंट्स आ रहे हैं अफगान से कि पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न दिस एरिया है सीवियर लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस हो रहा है। इतने लोगों को वो हैंडल नहीं कर पाएगा, इकोनॉमी ऑलरेडी वीक है, वो दिस फॉल होगी। तो पाकिस्तान इज ऑल्सो फेसिंग दिस बर्न्ट ऑफ माइग्रेंट्स, होड्स एंड होड्स ऑफ माइग्रेंट्स। एंड सॉल्यूशन इज कि जो सोर्स है वहाँ इसको करेक्ट किया जाए। ये दलाई लामा जी हैं, वुड लाइक टू विजिट चाइना बट प्रेफर टू रिमेन इन इंडिया। स्ट्रॉन्ग टाइज हैं दलाई लामा जी के इंडिया से। मिस्टर ट्रम्प 2024 का चुनाव लड़ेंगे। नोबेल विनिंग एक्टिविस्ट, US स्पेशल एनवॉय, जॉब्स डिमांड क्रेडिट ग्रोथ, किक स्टार्ट हुआ है इन्वेस्टमेंट साइकिल, नॉर्मल सी आ रही है।
टैक्स कट्स, फ्यूल टैक्स कट्स भी हुए। पेटीएम के आईपीओ को ज़्यादा टेकर्स नहीं मिले, टैपिड रेस्पॉन्स है। देन दिस इज बॉयन प्राइसेस टू ऑब्विएट नीड फॉर एमएसपी। एमएसपी तो एक बफर होता है, सेफ्टी नेट होता है, इससे ज़्यादा अगर प्राइस आपको मिल रही है तो इट इज़ गुड। मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो एक काइंड ऑफ इंश्योरेंस होता है कि इससे ज़्यादा प्राइस नहीं मिलेगी तो एमएसपी मिल जाएगी आपको। देन दिस इज स्पोर्ट्स, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान क्लैश इन बैटल ऑफ इक्वल्स, न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंच गया है। दिस इज़ अ मच वार्मर अर्थ, जो ग्लासगो प्लेजेस है वो सफिशिएंट नहीं होगी, हमें और एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। फिजिकल कंसोलिडेशन हुआ है, बट क्यों हुआ है? हमने खर्चों में कटौती कर दी, आमदनी नहीं बढ़ा पाए हमने खर्चों में कटौती की, इसलिए फिजिकल कंसोलिडेशन हुआ। बट हमें इनकम भी बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज एट सम पॉइंट यू कैन नॉट कट योर एक्सपेंडिचर्स जस्ट लाइक दैट, यू नीड टू इंक्रीज योर इनकम। पेटीएम फाइंड्स बायर्स, कोविड-19 रेजेस ऑन रशिया में भी, एंड रिटर्न ऑफ द प्रोडिजी, ये मिडफील्डर जावी। देन ये बात है क्लियर स्काई का, नए पॉइंट्स नहीं है, रेगुलर पॉइंट्स हैं कि हम दिल्ली की एयर पॉल्यूशन को कैसे टैकल करें। जैसे पानी स्प्रिंकल कर रहे हैं ताकि डस्ट पार्टिकुलेट मैटर नीचे सेटल हो जाए। एयर क्वालिटी डिप हुई है, इसके रीजंस बहुत सारे हैं। जोग्राफिकल रीज़न है, जैसे विंड ब्लो होती है, स्टबल फॉर्मिंग है, एयर, देन फायर क्रैकर, बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स, दिल्ली की लोकेशन, इंडस्ट्रीज, देयर आर सो मेनी पॉइंट्स। रेगुलर पॉइंट्स हैं जो हमने इन सब दिनों में देखा है। दिल्ली में क्लियर स्काई एक डिस्टेंट ड्रीम नज़र आता है, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो रेगुलर टॉक्स हैं, दीपावली, देन दिस एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। 400 से ज़्यादा जब AQI होता है, अबव होता है, तो एयर क्वालिटी सिवियर हो जाती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड सफर ऐप। वे फॉरवर्ड अगेन वही है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशन फाइंड करने होंगे। ये FCRA है, 1976 में आया था, 2010 में अमेंडमेंट हुआ। FCRA में क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो NGOs में आ रहा है, क्या वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में तो इन्वॉल्व नहीं है? अगर वो सेफ्टी सिक्योरिटी की बात है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स स्टेप इन करेगी, फाइनेंस नहीं, होम अफेयर्स। इसमें अभी कुछ चेंजेस आए, चेंजेस में स्ट्रिंजेंट कर दिया कि आप फॉरेन फंडिंग ले रहे हो तो आपको उसका ट्रैक रखना पड़ेगा, SBI का एक अकाउंट बनाए, पैसा वहीं पे आना चाहिए, लाइक दैट। इसमें बहुत ज़्यादा निटिग्रिटीज़ में नहीं जाना है, बिकॉज ये चेंज हो रही है ओवर द टाइम। व्हाट वी शुड बी नोइंग इज ओपिनियन, कि NGOs इम्पॉर्टेंट है, NGOs कौन सा वर्क करते हैं, NGOs का मिसयूज़ क्या होता है, स्पेशली बाय दिस फॉरेन फंडिंग रूट के थ्रू, और इसको कैसे चेक करें। तो FCRA ने कंसोलिडेट किया एक्सेप्टेंस, यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़। अगर वो डेट्रीमेंटल है नेशनल इंटरेस्ट में तो बहुत सारे NGOs को ब्लॉक भी किया गया है। NGO क्वेश्चनिंग द लॉ, बिकॉज इससे जो फेयर NGOs हैं उनका वर्क भी इम्पैक्ट हुआ है। आर्बिट्ररी है, दिस रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है। अगेन इसका कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि सारे NGOs को बैन कर दो या फिर सारे NGOs को फ्री रन दे दो। The point is we need to find a balance. Surveillance and regulation is required. NGOs की utility होती है, all are not same. Raging pandemic, changing fiscal framework. ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है, दिस इज अबाउट फिस्कल फ्रेमवर्क। तो अगेन यहाँ पे बात थी कि खर्चे, हम अक्सर जो बजट भी आता है ना वो डेफिसिट बजट होता है। वी ट्राई टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, वाई? बिकॉज वी होप कि जैसे बैंक से हमने 8 रुपये इंटरेस्ट से लोन लिया है, 8 रुपये पर एनम से, परसेंट से, बट वी होप कि इससे जो बिजनेस हम करेंगे उससे हमें लाइक 15% का प्रॉफिट होगा। तो 15 - 8 ओवरऑल तो 7% का ज़्यादा पैसा बनाया ना हमने। तो इस होप से हम हमेशा डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं कि वी एक्सपेक्ट कि जिस रेट पे हमने लोन लिया है उससे ज़्यादा से हम काम करके उससे पैसे कमा लेंगे। तो ये पॉलिसी होती है डेफिसिट फाइनेंसिंग की भी। फाइनेंस्ड फिस्कल स्पेंडिंग ड्राइवर ऑफ ग्रोथ होता है, ज़्यादा खर्चे होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में तो इकोनॉमी को बेनिफिट होता है। तो दीज आर आर्ग्यूमेंट्स ओवर देयर कि फिस्कल फ्रेमवर्क में, फिस्कल रिजीम में दिस गवर्नमेंट कंटिन्यू। देन लिटरल मेल्टिंग पॉट है, 5 बुक्स दिया है दैट एक्सप्लेन क्लाइमेट चेंज। इसमें ये बुक याद रखनी है, अमिताभ घोष की, क्लाइमेट क्वेश्चन इन 2 बुक्स, द नटमैग्स कर्स, द नटमैग्स कर्स, कॉलोनियल इरा पॉलिसीज और क्लाइमेट को लिंक किया है। ये आज के क्विज हैं बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर एडिटर। इसको मैं ऐसे ही शेयर कर देता हूँ पूरा, दिस स्क्रीनशॉट, हैव अ लुक। कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, ओके, हैव अ लुक। दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस न्यूज़पेपर एडिटर से रिलेटेड।
ये फर्स्ट न्यूज़पेपर है, महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था 1903 में, लेटर एडिटेड बाय हिज सन मनीलाल गांधी जी। तो इसका नाम क्या है न्यूज़पेपर का? माय कंट्री मैन। ये कल के सवाल है, ये पूरा स्क्रीनशॉट ही मैं दे दूंगा, अगर आई विल रीड तो वीडियो लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। सो जस्ट हैव अ लुक 1 2 3 4 5 और ये कल के सॉल्यूशंस हैं, फॉलो इट, सर्टेन क्वेश्चंस आर रियली गुड। अब इंडियन एक्सप्रेस में आते हैं तो यहाँ पे अगेन तालिबान टॉक हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की बात है। सर्वे टुमारो कोविड चैलेंजेस बना हुआ है, ये नया सर्वे आ रहा है लर्निंग रिलेटेड, इसको हम टेक लेंगे कल, फर्स्ट सर्वे ऑफ दिस स्केल। अफगान सिचुएशन में केयरफुल रहना है, दिल्ली डिक्लेरेशन है, रशिया ने भी अपने स्टेटमेंट्स दिए, जीरो एमिशन कार से बाय 2020 कर पाएंगे हम 2040। अनस्टेडी हैंड्स हैं, दिस इज रेजिंग बैरियर्स, जो दिस लोकल रिजर्वेशन स्टेट के द्वारा हो रहा है। अ क्रैक्ड ग्रीन, दिस इज इंडिया resilience, coal based power plants are good but we need to transit to renewable energy। देन COP26 ड्राफ्ट, रशिया बेलारूस क्राइसिस हो रहा है, पोलैंड, किशिदा री इलेक्टेड जापानीज प्रीमियर, फोकस होगा इंडो पैसिफिक में, तो नए हैं प्राइम मिनिस्टर किशिदा, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं, तो फॉरेन पॉलिसी इनकी बेटर होनी चाहिए, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक होगा, और क्वाड और चाइना को काउंटर करना। देन दिस इज पाकिस्तान इज इन तालिबान। जनरल कंसेंट क्या होता है? सीबीआई जो होती है ना, अगर किसी राज्य में इन्वेस्टिगेशन करना है, अगर जनरल कंसेंट सीबीआई को मिला है तो बिना राज्य की परमिशन से वो उसमें ऑपरेशन कर पाएगी। बट जैसे लास्ट ईयर बंगाल में देखा था, वेस्ट बंगाल में सीबीआई वर्सेस वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल ने जनरल कंसेंट हटा दिया, महाराष्ट्र ने भी हटा दिया। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी विच इज गवर्न बाय द एनआईए एक्ट 2008, इसका ज्यूरिसडिक्शन तो ऑल ओवर इंडिया है, बिकॉज ये एनआईए एक्ट के थ्रू बनी है 2008, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। बट सीबीआई की बात करें तो सीबीआई का ऐसा कोई एक्ट नहीं है, सीबीआई तो होती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंदर। तो राज्य स्तर पे सीबीआई जस्ट लाइक दैट सारे ऑपरेशंस नहीं कर पाएगी, उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो जनरल कंसेंट अब नहीं है। जनरल कंसेंट मतलब एक ओपन दे दिया है कि सभी टाइप के वर्क में जनरल कंसेंट है, वो अब कुछ राज्य सीबीआई को नहीं दे रहे। बट अगर केस बाय केस बेसिस में रिक्वेस्ट आती है, स्टेट अप्रूवल देते हैं, तो सीबीआई स्टेट लेवल पे भी वर्क कर पाएगी। केस स्पेसिफिक होती है या जनरल होती है, तो कुछ राज्यों में अभी केस स्पेसिफिक हो गई है। सेलिब्रेशन ऑफ ब्रेवरी, एंड दिस इज नई सैलरी आई है मारुति की। सो दिस इज द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, ऑलराइट। So this is the newspaper. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.